हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो CUT पीजी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और IIT एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इनका हम शॉर्ट टर्म में रिवीजन करूंगा। तो पहला टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन और जो दूसरा टॉपिक होगा वो हमारा C3, C4 और कैम्प्लान। ठीक है, दोनों डिफरेंट चीज़ हैं, एक फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, एक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। लेकिन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या बोले तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो हम क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का सबसे पहले तो हम क्यों ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन करते हैं उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, और जो कनेक्टिव लिंक होती है जिसमें क्या होता है, पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम ए बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा NADH निकलता है, क्रेब्स साइकिल में NADH एंड FADH निकलता है। ठीक है, और यहाँ पे भी NADH निकलता है। ठीक है, अब इनका क्या होगा, इनको हम रिडक्शनल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये हमारे कहाँ बनते हैं, क्रेब्स साइकिल के थ्रू तो हमारे कहाँ बनते हैं, मैट्रिक्स में बनते हैं, और ये हमारा मैट्रिक्स में बनता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस वाला होता है वो साइटोसोल में बनता है। इसको हम दो पाथवे से भेज सकते हैं। ठीक है, जो सटल सिस्टम होते हैं, दो सटल सिस्टम जब पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। ये NADPH सटल सिस्टम के द्वारा भेजा सकता है। तो एक सटल सिस्टम में ये NADH के फॉर्म में ही जाता है, और एक सटल सिस्टम, जो दो दो सटल सिस्टम होते हैं उनमें से एक सटल सिस्टम के द्वारा ये FADH के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस फिर आ जाता है, ओवरऑल एनर्जी का डिफरेंस जब हम देखते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH होता है वो हमारा साइटोसोल से मैट्रिक्स में भेजा जाता है, और फिर क्रेब्स साइकिल के जो FADH और NADH बनते हैं वो तो मैट्रिक्स में ही होते हैं। इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इनका ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा क्या, ATP। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन 3 डिफाइनिंग कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो याद रखना है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट थ्रू a chain of membrane bound carrier to a final electron acceptor with a large reduction potential। मतलब लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हैं। हाई रिडक्शन लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई है, और यहाँ पे NADH का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, लो है। FADH का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, और ऑक्सीजन का तो लो टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ ये मूव करते हैं। मतलब इनका क्या होगा, NADH का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और इनका ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। तो ये तो जानते ही होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। रिडक्शन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, अब होगा क्या आगे, द फ्री एनर्जी मेड अवेलेबल बाई डाउन हिल या एक्सर्गोनिक इलेक्ट्रॉन फ्लो is coupled to uphill transported proton across the proton impermeable membrane।
and conserving the free energy of a fuel oxidation as a transmembrane electrochemical potential। देखो होता क्या है, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, और प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, वर्टिकल। क्योंकि क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं वो मैट्रिक्स से कहाँ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो हम इधर डायग्राम से समझाते हैं। देखो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे देखो दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, और प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसके लिए, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन होता है मैट्रिक्स में वो कम होता है, और यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम होने के और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ऑलरेडी ज्यादा होता है प्रोटॉन, तो लो टू हाई भेजने के लिए एनर्जी लगेगी। तो ये एनर्जी इनको कौन प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोटॉन जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एंडरगोनिक रिएक्शन टाइप का होता है, क्योंकि वहां पे उनको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन वो एनर्जी प्रोवाइड कौन कराता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी देते हैं तभी प्रोटॉन हमारे मूव करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो है वो द ट्रांस मेम्ब्रेन फ्लो ऑफ प्रोटॉन बैक डाउन टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द स्पेसिफिक प्रोटीन चैनल प्रोवाइड द फ्री एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखो होता क्या है, ये होता है हमारा, ये प्रोटॉन हमारे यहाँ पहुंच गए, सारे प्रोटॉन कहाँ पहुंच गए, सारे प्रोटॉन पहुंच गए इनर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इसका यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया। अब ये ग्रेडियंट हमारे दूसरे कॉम्प्लेक्स होता है एक एटीपी सिंथेज, इसके थ्रू फिर से हमारे कहाँ आते हैं, मैट्रिक्स में। तो इस ग्रेडियंट के थ्रू यहाँ पे फिर क्या बनता है, एटीपी, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये हो गया। अब ये देख लेते हैं कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के हमने तीन मेन कंपोनेंट के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्या क्या है और उनके प्रोस्टेटिक ग्रुप, क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज 1 कॉम्प्लेक्स है, इसे कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं। इसमें हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होता है, FMN एंड आयरन सल्फर सेंटर। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स सेकंड जिसे बोलते हैं, इसमें जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारा FAD और आयरन सल्फर सेंटर होता है। और तीसरा जो कॉम्प्लेक्स होता है वो यूबिक्विनोन साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है, इसमें हमारा हीम और आयरन सल्फर सेंटर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसे कॉम्प्लेक्स 4 बोलते हैं, इसमें हमारा क्या होता है, हीम और कॉपर हमारे क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जरूर याद रखना, क्योंकि क्या हो, इनसे क्वेश्चन बनता है, और कॉम्प्लेक्स भी हमारे याद रखना, ठीक है। अब वही हम जब बात करते हैं कि कैसे, हमने अभी तुमको जैसे बताया था कि कहाँ से NADH निकलता है, कहाँ से FADH निकलता है, और फिर इसका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हम पूरी होल प्रोसेस जो रेस्पिरेशन की एक आउटलाइन बताना चाहेंगे। यहाँ पे होता क्या है, जैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, ग्लाइकोलिसिस से हमारे क्या बनता है, 2 NADH हमको मिलते हैं, और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल यहाँ पे बने, और नेट 2 ATP मिलती है हमें एक ग्लाइकोलिसिस से। तो यहाँ पे 2 NADH मिल गए हमको। अब ये 2 NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन शटल स्पान मेम्ब्रेन, मतलब जो शटल सिस्टम हमने दो बताए थे उनके थ्रू जाएंगे, या तो ये NADH के फॉर्म में ही जाएंगे या ये FADH के फॉर्म में जाएंगे। हमने दो शटल सिस्टम बताए, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये ग्लाइकोलिसिस की बात हुई। ग्लाइकोलिसिस में हमारी नेट एटीपी कितनी प्राप्त हुई, 2, लेकिन 2 मॉलिक्यूल हमें NADH के भी प्राप्त हुए। अब ये NADH शटल सिस्टम के द्वारा हमारे मैट्रिक्स में भेजे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन हमारी इनर मेम्ब्रेन पे स्पेस होती है, तो NADH का ऑक्सीडेशन हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स में होता है। तो हमें NADH और जो FADH होते हैं वो मैट्रिक्स में जरूरत होते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पायरुवेट से एसिटल कोएंजाइम बनेगा, तो यहाँ पे 2 NADH निकलेंगे, इस रिएक्शन में भी 2 NADH निकलेंगे। अब होता क्या है, हमें मिल गया 2 एसिटल कोएंजाइम, ठीक है। अब चलेगी सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में अब 2 एसिटल कोएंजाइम मॉलिक्यूल है, तो हमें 6 NADH मिलेंगे, यहाँ पे 2 FADH मिलेंगे, और 2 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पे ATP मिलेगी।
तो 2 एटीपी यहाँ पे मिली, 2 एटीपी यहाँ पे मिली, इनको हम बाद में टोटल एटीपी काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो 6 NADH यहाँ से मिले, 2 FADH यहाँ से मिले, 2 FADH2 यहाँ से मिले, 2 NADH2 यहाँ से मिले, 2 NADH यहाँ से मिले, ठीक है। तो होता क्या है, इनका फिर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा। तो वहां से जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें टोटल एटीपी कितनी मिलती है, 26 to 28, ठीक है। एक NADH से हमें कितना एटीपी मिलता है, 2.5 के अकॉर्डिंग काउंट करना, ना कि 3 के हिसाब से काउंट करना। और FADH से हमें कितना मिलता है, 1.5 एटीपी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कितने हैं, 6 और 2 8, 8 और 2, अगर ये वाला 2 मान के चले तो 10, 10 को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। 25 और ऑलरेडी इधर हमारे कितने हैं, और 2 FADH भी बचे हैं, ठीक है। 2 FADH, तो इसका कितना हो गया, 2 FADH का 3, तो 25 और 3 28, और 28 और 4 ATP ऑलरेडी पहले से हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 32, 32 ऐसे मिलेंगे। अब कहोगे 30 कैसे मिलेंगे, अगर ये वाले हमने 2 NADH, 6 NADH, 2 FADH, पहले हमने ये 2 NADH काउंट किया था, अगर हम अब करें 2 FADH काउंट तो हमारे 4 FADH बन जाएंगे, 4 इंटू 1.5, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा कितना हो जाएंगे, 8, तो ये हमारा 30 निकल के आएगा, इसको काउंट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 30 बनती है। ये एटीपी भी एटीपी का जो टोटल एटीपी बनती है उस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के दौरान कितने एटीपी बनते हैं, या नेट एटीपी का फॉर्मेशन कितना होता है, तो 2 बोलेंगे, क्योंकि NADH हम उस टाइम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने बताया कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 होता है NADH वाला, यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होता है, ये प्रोटॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और फिर ये कॉम्प्लेक्स 2 से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये क्यूनॉन होता है, क्यूनॉन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो गए, कॉम्प्लेक्स 3 पे जाते हैं। फिर साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी जो होती है वो कैसी प्रोटीन है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है, क्योंकि ये कहाँ पे पाई जाती है, मेम्ब्रेन पे पाई जाती है, ना कि इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे पाई जाती है, क्योंकि देखो ये हमारा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये मूव करती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में। अब ये साइटोक्रोम सी के पास जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पहुंच जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 पे, अब कॉम्प्लेक्स 4 से यहाँ पे वाटर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, सॉरी। अब हम एक चीज और यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेकेंड है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेकेंड जो होता है, फिर हमारा FADH का ऑक्सीडेशन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, कॉम्प्लेक्स सेकेंड पे हमारा FADH का ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स 1 तो हमारा प्रोटॉन पंप कर रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकेंड प्रोटॉन पंप नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जैसे हमने तुमको बताया कि प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है तो ये इतनी सफिशियंट एनर्जी प्रोवाइड इसको नहीं करा पाता है जिससे कि ये प्रोटॉन पंप कर पाए बाहर के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रोटॉन को पंप नहीं करता है। अब इसके बाद और हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे भी ये भी दिखाया गया है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही यहाँ पे दिखाई, ये NADH का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और ये यहाँ से FADH, ये प्रोटॉन से ATP यहाँ पे बन जाती है। अब आगे हम बात कर लेंगे कि इसको इनहिबिट कौन कौन करता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारा रेटिनॉन है, रेटिनॉन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट करता है, और इनहिबिट कहाँ पे करता है ये भी जानना जरूरी है ना, इनहिबिट कहाँ पे करता है, तो ये इनहिबिट करता है यूबिक्विनोन के पास, जो हमने तुमको ये देखो यहाँ पे है, ये ऐसे समझो, ये हमारा क्यूनॉन है, ये कॉम्प्लेक्स 1 की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स 1 से यहाँ पे क्यूनॉन में जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनहिबिट करता है रेटिनॉन, ठीक है। तो रेटिनॉन हमारा कहाँ पे इनहिबिट करता है, कॉम्प्लेक्स 1 पे, कॉम्प्लेक्स 1 पे किस कंपाउंड पे करता है, तो यूबिक्विनोन बोलेंगे। अब मेलेनोइट, मेलोनेट हमने तो पहले ही बताया था, ये सक्सिनेट को इनहिबिट करता है, लेकिन इसका हम अब सक्सिनेट को इनहिबिट करेगा तो मतलब कि जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स सेकंड को इनहिबिट करेगा,
ठीक है, क्योंकि सक्सिनेट जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से ही अटैच होता है, वहीं पे FADH बनता है FADH2। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एंटीमाइसिन ए और मिक्सोथायोजोल। ठीक है, मिक्सोथायोजोल और एंटीमाइसिन ए ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करती हैं, ये भी हमारा किसको यूबिक्विनोन और यूबिक्विनोल को इनहिबिट करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, एंटीमाइसिन ए पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, और मिक्सोथायोजोल भी। ठीक है, इसके बाद साइनाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड ये सारे कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को, ये कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट करते हैं। एक प्रोटीन और है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन बी जो होती है वो एटीपी सिंथेज को इनहिबिट करती है। जो हमारा क्या होता है उसमें F0 F1 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, तो F जो ये जीरो नहीं O होता है, क्योंकि ये ओलिगोमाइसिन के द्वारा इनहिबिट होता है। ठीक है, तो ओलिगोमाइसिन भी इनहिबिट करती है एटीपी सिंथेज को, जिससे वहां पे एटीपी नहीं बन पाती। अब वहीं हम बात करेंगे प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन अल्टरनेटिव NADPH dehydrogenase complex that can oxidize NADPH at both face of the inner membrane। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट रेजिस्ट कर जाता है अगर हम मान लो उसे रेटिनॉन से भी इनहिबिट करें। ठीक है, तो वो रजिस्ट कर जाएगा। रजिस्ट क्यों कर जाता है, फिर वो हीट जनरेट ज्यादा करता है, एटीपी कम बनाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके पास होता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ठीक है, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स 1 को हम इनहिबिट भी कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज होने की वजह से वो NADH का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ओरिएंटेड NADPH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स या एक्सटर्नल NADPH डिहाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स, इसी को हम अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा यूबिक्विनोन को। ठीक है, अब क्या है, बात ये होगी कि सिर्फ ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट उतना नहीं बना पाएगा, जिससे प्रोटॉन का ग्रेडियंट उतना नहीं बनेगा तो क्या होगा, एनर्जी कम बनेगी। इसी वजह से एनर्जी वहां पे कम बनती है और हीट ज्यादा बनती है। ठीक है, इसीलिए प्लांट क्या होते हैं, प्लांट को अगर हम इनहिबिट कर दें कॉम्प्लेक्स 1 को तो वो रजिस्ट कर जाते हैं, वो उस चीज को रजिस्ट कर लेते हैं, जिससे वो लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकते हैं या लिविंग फॉर्म में रह सकते हैं। ठीक है, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया हैव अल्टरनेटिव साइनाइड रेजिस्टेंस ऑक्सीजन दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू O2। साइनाइड रेजिस्टेंस भी पाया जाता है। ठीक है, तो वो साइनाइड रेजिस्टेंस भी NADH कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में तुम देखो। ठीक है, ये है हमारा अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये यहाँ से वाटर बना देता है। अगर मान लो मैंने साइनाइड को यहाँ से रजिस्टेस कर दिया। ठीक है, साइन ओ कहाँ पे है, हमने बात की ऑक्सीजन यहाँ पे बनता है। यहाँ पे हमने अगर मान लो साइनाइड से, तो ये कॉम्प्लेक्स 4 को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जब ये कॉम्प्लेक्स 4 को यहाँ पे इनहिबिट करेगा तो यहाँ पे अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज जो साइनाइड रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो वो यहाँ पे O2 से H2O बना देगा और हमारे क्या होगा, प्रोटॉन से एटीपी यहाँ पे तो बन जाएंगी, लेकिन होगा क्या, एनर्जी बहुत कम मात्रा में बनेगी, क्योंकि यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स थर्ड से और फोर्थ से जो प्रोटॉन जाएंगे वो तो मैट्रिक्स में जाएंगे नहीं, तो ग्रेडियंट कम बनेगा। तो ग्रेडियंट कम बनेगा तो खाली हमारे यहाँ से प्रोटॉन कहाँ से, कॉम्प्लेक्स 4 से 4 ही प्रोटॉन जाएंगे, तो एटीपी बहुत कम मात्रा में बनेगी। ठीक है, और एटीपी कम मात्रा में बनेगी, इसी वजह से क्या होगा, वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होगी, लेकिन प्लांट रजिस्ट कर जाएंगे उस चीज को। लेकिन इसको भी इनहिबिट करने की 2 ट्रिक्स हैं, एक है सैलिसिल हाइड्रोक्सिमिक एसिड और दूसरा है प्रोपाइल गैलेट। ठीक है, ये 2 हैं, ये याद रखना, इससे क्वेश्चन जैसे पूछा भी गया, जैसे ये ड्यू ET 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल सैलिसिल हाइड्रोक्सिमिक एसिड इनहिबिट, तो सीधा सीधा यहाँ पे आंसर है कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे C3 C4 और कैम प्लांट के बारे में, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।